रेडी। देखो, कोई भी काल हो और कोई भी व्यक्ति हो, ये हमेशा ध्यान रखना, वो जिस पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षणिक पृष्ठभूमि का होगा, वो उसके कार्यशैली पर रिफ्लेक्ट करेगा। नहीं, हम और आप भी देखते हैं, जब कभी कोई ऐसे एरे गेरे खेरे नत्थू खेरे से मुलाकात हो जाती है, या उसकी बातचीत अच्छी नहीं लगती है, या वो अभद्र या अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करता है, तो हम और आप भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ये कहते हैं, अरे यार कहां से आए हो? ठीक है, कहते नहीं कहते? तो वही बात यहां भी है कि वास्तव में कांग्रेस की स्थापना 31 दिसंबर 1885 को पुणे के तेजपाल गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में हुआ। इसके 72 फाउंडर मेंबर थे, 72 मेंबर ने इसकी स्थापना किया। हालांकि पहले ये बैठक पुणे में होने वाला था, लेकिन उसे ट्रांसफर किया गया मुंबई, क्योंकि पुणे में प्लेग फैल गई थी। और दादा भाई नौरोजी के, पहले इसका नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सलाह पर इसका नाम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और ये जितने भी सदस्य थे, सब के सब पढ़े लिखे शिक्षित मध्यम वर्ग थे। इसमें अधिकांश बैरिस्टर था, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, पत्रकार थे, अध्यापक थे, प्राध्यापक थे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थी। ये ध्यान रखना है, सभी के सभी क्या है, पढ़े लिखे लोग थे। और नंबर 2 कि भाई अब देखना, अपने आप पकड़ते जाओगे कि इन्हें हम नरमपंथी क्यों कहेंगे, संविधानवादी क्यों कहेंगे, और हम इन्हें आर्थिक राष्ट्रवादी क्यों कहते हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि से मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बड़े बड़े जमींदारों के पुत्र थे, जिनके पिता के पास हजारों हजार बीघे जमीन थी। दूसरी, ये सभी के सभी शिक्षित मध्यम वर्ग प्रोफेशनल थे। ठीक है, आर्थिक रूप से अत्यधिक संपन्न थे। तो स्वाभाविक है, ऐसे व्यक्ति आपके लिए क्रांति करने वाला नहीं है। ठीक है ना? ऐसे व्यक्ति जो हैं, वो मॉडरेट ही होंगे, संविधान के दायरे में रहकर जो पॉसिबल है वही वो आपके लिए करेंगे। और यही चीजें हम देख भी रहे हैं। और नंबर 3 कि इन्होंने राजनीति को कोई पूर्णकालिक पेशे के रूप में नहीं लिया था, आंशिक पेशे के रूप में लिया था। मेरा कहने का तात्पर्य है कि भाई ये साल में 3 दिन राजनीति करते थे, वही 29, 30, 31 दिसंबर को बड़ा दिन की छुट्टी में। बाकी समय जो था वो अपना ये वकालत करना, डॉक्टर इंजीनियरिंग जो ये थे वो करते थे। क्योंकि ये संविधान के दायरे में रहकर अपने अधिकारों की बात करते थे, इसलिए संविधानवादी थे। क्योंकि ये पढ़े लिखे शिक्षित
जो राजा राम मोहन राय ने शिक्षा के क्षेत्र में रिफॉर्म किया था, जो पाश्चात्य शिक्षा से शिक्षित ये सारे लोग थे, मृदुभाषी थे, संयमित भाषा का प्रयोग करते थे, क्योंकि इनका सामाजिक शैक्षणिक पृष्ठभूमि वही था, इसलिए ये नरमपंथी कहलाते थे। चूंकि इनके ऊपर पाश्चात्य आधुनिक मानवतावादी शिक्षा का प्रभाव था, ब्रिटिश संविधान का प्रभाव था, संवैधानिक दायरे में रहकर बातचीत करते थे, इसलिए मॉडरेटर उदारवादी कहलाते थे। और इनका सोच यही था कि आखिर ब्रिटेन या अन्य यूरोपीय देश भी तो 15वीं, 16वीं, 14वीं शताब्दी में भारत से भी ज्यादा पिछड़ा था, तो भाई ये लोग देश आगे कैसे बढ़ा। तो इन्होंने आधुनिक शिक्षा के साथ साथ अपने अपने देश में उत्पादन को बढ़ाया, माने इंडस्ट्रियलाइजेशन की, और उससे ये समृद्ध राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। तो हमारे उदारवादी नेताओं का ये मानना था कि हमें भी यही करना है, अर्थात ब्रिटेन के महाराज हमारे भी महाराज हैं, हम उनके प्रजा हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, आवेदन देंगे कि वो भारत का भी औद्योगिकरण करें, उत्पादन में वृद्धि होगा, शहरीकरण होगा, रोजगार का सृजन होगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से जीवन स्तर ऊंचा होगा, तो उससे उदारवादी मानसिकता का विकास होगा, रूढ़िवादिता कम होगी, और फिर हम अपने अधिकार की बात करेंगे। तो जैसे ब्रिटेन में धीरे धीरे अधिकारों का हस्तांतरण होते चला गया और लोकतंत्र की स्थापना हुई, वैसे ही भारत में हो जाएगा। अर्थात ये आर्थिक उन्नति के साथ साथ राजनीतिक उद्धार की बात करते थे, इसलिए हम इनको आर्थिक राष्ट्रवादी भी कहते हैं, या भारत के इस राजनीति के काल को आर्थिक राष्ट्रवाद भी कहते हैं। तो आपने जितने भी टर्म लिखे वो सारे टर्म आपने समझ लिए होंगे कि इन्हें आर्थिक राष्ट्रवादी क्यों कहते हैं, इन्हें संविधानवादी क्यों कहते हैं, उदारवादी क्यों कहते हैं, नरमपंथी क्यों कहते हैं। हर चीज कहने के पीछे तर्क है। और वास्तव में इन्होंने भविष्य में चलकर जिस प्रकार से धन निष्कासन के सिद्धांत को प्रतिपादित करके ये बताया कि अंग्रेजों ने भारतीय धन का किस प्रकार से शोषण किया, और उस एवज में, उस प्रतिदान के रूप में हमें कुछ भी नहीं मिला। भारत में बेरोजगारी हो, रोजगार के अवसर की उपलब्धता कम हो, प्रति व्यक्ति आय कम हो, औद्योगिक विकास दर में गिरावट हो, हस्तशिल्प लघु कुटीर उद्योग का सर्व सत्यानाश हो, इस सब के पीछे ब्रिटिश नीति जिम्मेदार है। इस चीज को किसी ने सामने लाया तो ये हमारे उदारवादी नेता हैं। चाहे फिर उदारवादी के बाद उग्रवादी हों, क्रांतिकारी हों, चाहे गांधीवादी हों, इनके राजनीतिक विचारधाराओं में जो भी मतांतर हो वो अपने जगह है, लेकिन उदारवादियों के धन निष्कासन को सभी ने स्वीकारा। ये इनकी महान उपलब्धि थी। तो इसलिए इस हिस्से को हम लोग आर्थिक राष्ट्रवाद कहते हैं।
अब हमारे सामने में जो दूसरा बिंदु लिखा हुआ है, आप पढ़ रहे होंगे, क्या कांग्रेस का स्वरूप राष्ट्रीय था? आपने तो नाम रख दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो नाम रख देने से थोड़े ही आप राष्ट्रीय हो जाएंगे। भारतीय संदर्भ में कोई भी चीज राष्ट्रीय है न है, इसका हमेशा एक मापदंड रहा है आधुनिक राजनीति में, और आज भी वो मापदंड है। तो भारतीय संदर्भ में कोई भी चीज राष्ट्रीय है या नहीं है, उसका अपना एक मापदंड है। क्या कांग्रेस उस मापदंड पे खरी उतर रही है? और यदि नहीं उतर रही है तो उतरने के लिए क्या प्रयास कर रही है? दोनों चीजें ना। एक चीज है ना कि भाई हम किसी कोई भी चीज है उसको प्राप्त नहीं कर पाए हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने का हम प्रयास करेंगे और करते रहते हैं। तो वही, और एक है कि हम प्रयास ही नहीं करते हैं और सपना पाल लेते हैं। तो वही चीजें हैं। तो क्या ये प्रयास कर रही है? दूसरा, क्या वो उस मापदंड पर खरी उतर रही है? भारत के संदर्भ में कोई राष्ट्रीय स्वरूप है या नहीं है, इसका मापदंड है कि भाई उसका भौगोलिक विस्तार। दूसरा, धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व। चूंकि आप सब जान रहे हैं हम विभिन्न धर्मावलंबी देश हैं। तीसरा, विभिन्न जातियों का उसमें प्रतिनिधित्व, क्योंकि हम सब विभिन्न जाति के लोग हैं भारत में। और इसी प्रकार हमें ये देखना है कि उसमें विभिन्न पेशे के लोग हैं या नहीं है। यदि इसको फुलफिल करता है तो भाई फिर वो राष्ट्रीय है, और यदि फुलफिल नहीं करता है तो राष्ट्रीय नहीं है। इसमें सबसे पहला चीज जो हमें देखना है, क्या इसका भौगोलिक विस्तार अटक से कटक तक था? अब आप ये शब्द सुन के उछल कूद मचा रहे होंगे। जैसे आज कहते हो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, वैसे 1947 से पहले कहा जाता था कि अटक से कटक तक भारत एक है। तो भाई अब अटक कट के पाकिस्तान के पास चला गया, तो स्वाभाविक है अब हम लोग कहने लगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत क्या है? एक है। तो यदि भौगोलिक विस्तार के रूप में देखें तो इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ बंगाल, मद्रास और मुंबई का ही प्रतिनिधित्व मिल रहा है, शेष भारत का नहीं मिल रहा है। क्यों? आपको पहले मैंने बताया
ये भारत का आधुनिक राजनीति का अभिजात्य क्षेत्र है। अंग्रेज पहले यहाँ आए और उन्होंने यहाँ आकर पहले क्या किया, आप देखोगे कि वो यहाँ आकर इन्हीं क्षेत्रों में आधुनिक शिक्षा के पद्धतियों को इम्प्लीमेंट किया, तो स्वाभाविक है आधुनिक शिक्षित मध्यम वर्ग यहीं पैदा हुआ, तो आधुनिक राजनीति भी वहीं पैदा हुआ। इसलिए इसे हम आधुनिक भारत का कुलीन राजनीतिक क्षेत्र मानते हैं। यदि धार्मिक आधार पर बात करें तो इसमें अधिकांश सदस्य हिंदू थे, मुसलमान था ही नहीं। ये दुखद पहलू था, क्योंकि भारत का जो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो मुसलमान है, और कांग्रेस के संस्थापकों में से एक भी मुस्लिम नहीं था। उसके पीछे दो रीजन थे। पहला रीजन था कि मुस्लिम समाज रिफॉर्म को जल्दी स्वीकार नहीं करता है, इसलिए अंग्रेजों के द्वारा जो आधुनिक शिक्षा पद्धति लाया गया उसका हिंदुओं ने ज्यादा लाभ लिया, मुसलमानों ने कम लाभ लिया। तो परिणाम स्वरूप मुस्लिम समाज में शिक्षित मध्यम वर्ग विलंब से पैदा हुआ। इसलिए कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं में से मुस्लिम नहीं दिखते। और दूसरी जो मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम था वो थे सर सैयद अहमद खान, जो पूर्ण रूपेण ब्रिटिश राजभक्ति में डूबे हुए थे, और उन्होंने मुसलमानों से अपील किया था कि आप कांग्रेसी ना बने, राजभक्त बने। तो उसका दुष्परिणाम था कि कांग्रेस से मुस्लिम वर्ग नहीं जुड़ रहे थे। तीसरा, यदि हम जातिगत आधार पर संरचना देखें, इसमें अधिकांश नहीं, पूरी की पूरी कह दो, सभी के सभी ब्राह्मण थे, अन्य किसी जातिगत संरचना के लोग नहीं थे। और ऐसा होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि परंपरागत रूप से प्राचीन काल से आप देखें शिक्षा ब्राह्मणों के हाथ में था, जो भारतीय वर्ण व्यवस्था थी उसके अनुसार। तो जब आधुनिक शिक्षा आई तो स्वाभाविक है इसका भी पहला लाभ जो है वो ब्राह्मणों ने उठाया। तो स्वाभाविक है कि शिक्षित मध्यम वर्ग वहां पैदा हुआ। तो इस प्रकार भौगोलिक आधार पे, धार्मिक आधार पे, जातिगत आधार संरचना के आधार पर हम देखते हैं तो हमें कहीं से भी ये राष्ट्रीय नहीं दिखता है। लेकिन जो हमारे कांग्रेस के नेता थे वो ये चाहते थे कि इसका स्वरूप राष्ट्रीय हो, और वो उसके विकास के लिए प्रयास कर रहे थे। और साथ ही साथ वो ये भी चाहते थे कि देसी रियासत के राजे रजवाड़े यदि कांग्रेस का सहयोग कर दें तो कांग्रेस का कल्याण हो जाएगा। और इससे कांग्रेस को कई लाभ था। देखो, सबसे पहला चीज क्या था कि उस समय जो हमारे देसी रियासत के राजे रजवाड़े थे, यदि 2-4 उत्तर के, 2-4 दक्षिण के, 2-4 पश्चिम और 2-4 पूर्व के शासक आके भी कांग्रेस के मंच पे बैठते तो भी कांग्रेस का स्वरूप राष्ट्रीय हो जाता। सबसे पहला फायदा तो ये हो जाता। दूसरा कि कांग्रेस जैसी संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, और उस धन का दान इन्हीं देसी रियासत के राजे रजवाड़ों से मिल सकता था। ये दूसरा लाभ हो सकता था। और तीसरा लाभ ये हो सकता था कि ब्रिटेन में जो कंजर्वेटिव पार्टी है, जो तंत्रात्मक लोकतंत्र का समर्थक है, आज तक बना हुआ है। इसी कारण ब्रिटेन आज तक राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है।
तो वहां पर हम एक मैसेज देना चाहते थे कि हम भी भारतीय राजाओं के साथ मिलकर राष्ट्रीय एकता को स्थापित, अर्थात हम भी राजतंत्र के या संवैधानिक राजतंत्र के समर्थक थे। तो इससे कंजर्वेटिव पार्टी का हमें सहानुभूति मिल सकता था, ये लाभ हो सकते थे। लेकिन ये भी दुर्भाग्य है कि 19वीं शताब्दी के जो हमारे देसी रियासत के राजे रजवाड़े थे वो पूर्ण रूपेण पाश्चात्य भौतिकता में डूबे थे, उनका जन कल्याण में कोई दिलचस्पी नहीं था और उन्होंने कांग्रेस में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन कांग्रेस अपने ही प्रयासों से कुछ ही दिनों में अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि का विस्तार करते हुए राष्ट्रीय स्वरूप ले लेता है।